नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, ये कहानी एक खौफनाक जंगल की है, जहां एक रहस्यमयी आत्मा कर्णपिशाचिनी अपने बलिदान की मांग करती है। सेजल, रोहित और उनके दोस्त उस जंगल में फंसे होते हैं, जहां हर कदम पर डर और रहस्य छाए रहते हैं। सेजल के दिल में एक अजीब सा संबंध होता है उस आत्मा से, और वह इस आत्मा को शांत करने के लिए अपना बलिदान देने का निर्णय लेती है। रोहित, जो सेजल से गहरा प्यार करता है, उसे इस खतरे से बचाने के लिए एक नाटक रचता है। लेकिन क्या वह इस भूतिया आत्मा को धोखा देने में सफल होगा? क्या उनका बलिदान जंगल की शांति वापस ला पाएगा या कुछ और भयानक होने वाला है? इस डरावनी कहानी में जानिए क्या होता है जब प्यार और बलिदान की परीक्षा होती है। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी रोहित जी की जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रोहित है और मैं गुजरात में रहने वाला एक साधारण सा IT प्रोफेशनल हूँ। जिंदगी आम तरीके से चल रही थी, लेकिन मेरे भीतर हमेशा से रोमांच के लिए एक अजीब सा खिंचाव था। हर बार किसी न किसी खतरनाक जगह जाने का मन करता था, और इसी लालच में मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ ऐसी जगह खोजता रहता था जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते थे। इस बार मैंने और मेरे दोस्तों ने राजकोट के पास अबध के जंगल की ओर रुख करने का फैसला किया। इस ट्रिप का आइडिया असल में अचानक से ही आया। एक दिन ऑफिस के बाद मैं, अभिमन्यु, मोना, सेजल और करण चाय की दुकान पर बैठे थे। यूं ही बातचीत में मैंने अबध के जंगल का नाम लिया। जैसे ही मैंने इस जगह के बारे में बताया, सबकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अबध का नाम सुनते ही सबके मन में एक डरावनी रहस्यमयता की भावना आ गई। मैंने हंसते हुए बताया कि वहां की लोक कथाओं के मुताबिक इस जंगल में एक कर्ण पिशाचिनी का साया है, एक ऐसी आत्मा जो लोगों के कानों में उनके सबसे गहरे राज फुसफुसाती है। लोग अपने ही डर में खो जाते हैं। अभिमन्यु, मेरा सबसे करीबी दोस्त और हमेशा मुझे चुनौती देने वाला, तुरंत तैयार हो गया। वह अक्सर मेरी योजनाओं पर सवाल उठाता था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। मोना, अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड, थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन अभिमन्यु के उत्साह के कारण वह भी मान गई। करण, सेजल का भाई, तो हमेशा ही कुछ अलग और खतरनाक करने की चाह में रहता था। उसका स्वभाव ऐसा था कि उसे किसी भी चीज में चुनौती मिल जाए तो वह खुद को रोक नहीं पाता। और फिर बची सेजल, मेरे दिल के सबसे करीब। सेजल के चेहरे पर हमेशा से एक सुकून रहता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट झलक रही थी। शायद उसे इस तरह की जगहों से थोड़ा डर लगता था। फिर भी सबने एक साथ हामी भरी और ट्रिप पक्की हो गई। मुझे लगा कि यह शायद एक साधारण एडवेंचर ही होगा, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजाना डर भी मेरे अंदर घर कर रहा था। मैंने इस बात को दोस्तों से साझा नहीं किया, पर एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हमें उस जंगल की ओर खींच रही हो। यह पहली बार था जब मैंने इस तरह का डर महसूस किया था, लेकिन दोस्तों के साथ होने के कारण मैंने अपने डर को हल्के में लिया। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे थे, मैंने अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए उनकी खासियत पर गौर किया। हर एक का अपना अलग मिजाज था, और यही वजह थी कि हम सब इतने अच्छे दोस्त बने थे। अभिमन्यु, मेरा सबसे करीबी दोस्त, हमेशा किसी भी बात में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आता था। उसकी यही आदत थी कि किसी भी डरावनी चीज को देखकर हंसी मजाक में उड़ा देता था। हर भूतिया कहानी उसके लिए एक और बचकाना किस्सा थी, जो अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं। हम सुबह सुबह गुजरात से निकले और राजकोट की तरफ बढ़े।
रास्ते में हल्की ठंडी हवा और हरे भरे पहाड़ हमें अवध के जंगल की ओर खींच रहे थे। जैसे ही हम जंगल के करीब पहुंचे, सेजल ने अचानक से हम सबको रोक दिया और कहा, तुम लोगों ने अवध के जंगल की कहानियां सुनी हैं? उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता थी, जैसे वह हमें कुछ जरूरी बताना चाह रही हो। हाँ, सुना है, अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी डरावनी कहानियां होती हैं, भूत प्रेत और आत्माएं वगैरह सब अंधविश्वास है। सेजल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं कि यह जंगल आम जंगलों जैसा नहीं है। यहां जो जाता है उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जो कानों में धीरे धीरे उसके गहरे राज खोल देती है। लोग कहते हैं कि उस आवाज से बचना नामुमकिन है, और अगर कोई इसे सुन ले तो उसका दिमाग खुद के डर से लड़ नहीं पाता। उसकी बातों ने हमें सभी को चुप कर दिया। मेरे अंदर एक अनजानी कंपी दौड़ गई। जैसे ही हम अवध के पास पहुंचे, आसमान में अंधेरा गहराने लगा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और हर दिशा में पेड़ों की लंबी कतारें खड़ी थीं, जैसे कोई रहस्य छिपाए हुए हों। चारों तरफ घना सन्नाटा था और हवा में कुछ अजीब सी महक थी, जैसे किसी ने मंदिर का धूप जलाया हो। हम सभी ने इसे महसूस किया और एक पल के लिए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन हमारे चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सेजल ने गाड़ी से उतरते ही चारों ओर ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। उसकी आंखें कुछ खोज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। अभिमन्यु ने उसके डर को हल्के में लेते हुए कहा, अरे सेजल, यह सब तुम्हारा वहम है, यहां कुछ नहीं है। देखो, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे तो कुछ नहीं महसूस हो रहा, लेकिन मैं जानता था कि कुछ तो था। जैसे ही मैंने गाड़ी से बाहर कदम रखा, मेरे कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन मैंने इसे अनसुना कर दिया। मुझे लगा कि शायद यह हवा का शोर है या फिर मेरी ही कल्पना। हम सब ने जंगल में कुछ दूर जाकर अपना कैंप सेट किया। हल्की हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे हमारे चारों ओर फैलता जा रहा था और उसकी चुप्पी में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। यह पहली बार था जब मैंने किसी जगह पर इस तरह का सन्नाटा महसूस किया था, एक ऐसा सन्नाटा जो चीख से भरा हुआ था। हम सब एक दूसरे के बगल में बैठ गए और मैंने महसूस किया कि सेजल की पकड़ मेरे हाथ पर कसती जा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, रोहित, मुझे इस जगह के बारे में अच्छा एहसास नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है। उसकी बातों ने मेरे अंदर एक कंपी सी दौड़ा दी, पर मैंने सबको हिम्मत दी कि यह सब हमारी कल्पना का खेल है। लेकिन मन के किसी कोने में मुझे भी यह एहसास हो रहा था कि शायद हम कुछ अनजाने खतरे के बीच में फंसे हुए हैं। रात का घना अंधेरा चारों ओर छा चुका था। टेंट्स लगाकर हम सब एक गोल घेरे में बैठे थे और बीच में छोटी सी आग जल रही थी। उसकी मध्यम रोशनी और हल्की हल्की गर्मी हमें जंगल के अंधेरे से थोड़ा सुरक्षित महसूस करवा रही थी, लेकिन इस आराम में भी कुछ असहज सा था, जैसे अंधेरे के पीछे कोई छुपा हो जो हम पर नजर रख रहा हो। सेजल ने सबको चुपचाप देखा, फिर धीरे से बोली, क्या तुम लोग सच में कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुनना चाहते हो? हम सब चुप हो गए। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, जहां डर और रहस्य का एक अजीब सा मिश्रण था। कर्ण ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, चलो सेजल, इस जगह की कहानियां सुनाओ। वैसे भी हम सब यहाँ एडवेंचर के लिए आए हैं, तो थोड़ा डरना भी बनता है। सेजल ने गहरी सांस ली और फिर धीमी आवाज में कहानी शुरू की, जैसे उसे खुद भी इस बारे में बात करते हुए डर लग रहा हो। उसने बताया कि अवध के जंगल में सैकड़ों साल पहले एक कर्ण पिशाचिनी कैद थी। यह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थी। उसकी खासियत थी कि वह लोगों के कानों में उनके गहरे राज फुसफुसा देती थी। वह बातें जो किसी और को नहीं पता होती, वह भावनाएं जो लोग अपने भीतर दबा कर रखते हैं। उसकी फुसफुसाहट इतनी डरावनी होती थी कि लोग पागल हो जाते थे या फिर अपनी जान ले लेते थे। मैं उसकी बातों में खोसा गया था। मुझे लगा जैसे उसकी हर एक बात मेरे दिमाग में गूंज रही है, जैसे कोई मेरे अंदर की छिपी बातें भी जानता हो। सेजल ने अपनी कहानी जारी रखी,
यह आत्मा उन लोगों को चुनती है जो उसके जंगल में आते हैं। सबसे पहले वह उनके मन की गहरी भावनाओं को जान लेती है, फिर धीरे धीरे उनके कानों में फुसफुसाहट करती है। जब तक लोग समझ पाते तब तक वह उनकी आत्मा पर कब्जा कर चुकी होती है। सेजल की बातों ने हमारे अंदर एक गहरा डर पैदा कर दिया था। जंगल का सन्नाटा अब और भी भारी लगने लगा। सबके चेहरे पर डर की एक हल्की झलक थी। सेजल ने आगे बताया, इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। उस मंदिर में एक तांत्रिक रहा करता था जो इस कर्ण पिशाचिनी को नियंत्रित करता था। वह तांत्रिक उसकी शक्ति का इस्तेमाल करता था और उसे मंदिर में कैद करके रखता था ताकि वह जंगल के किसी भी व्यक्ति को नुकसान न पहुंचा सके। सेजल की आवाज धीमी हो गई। उसने बताया कि सालों पहले कुछ लोग उस मंदिर में घुस गए और गलती से उस कर्ण पिशाचिनी को मुक्त कर दिया। इसके बाद से ही वह आत्मा इस जंगल में घूमने लगी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से कई लोग इस जंगल में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ ने यहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जब वे लौटे तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। उनकी बातें अजीब हो गई थीं, जैसे कि किसी ने उनके कानों में उनके अपने राज्य खोल दिए हों। सेजल की कहानी सुनते सुनते मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा हो गईं। उसकी बातों ने मेरे दिमाग में गहरी छाप छोड़ दी थी। सेजल की कहानी खत्म होने के बाद एक गहरी चुप्पी छा गई। सबके चेहरे पर चिंता और डर की झलक थी, लेकिन अभिमन्यु का चेहरा बिल्कुल बेफिक्र था, जैसे उसे यह सब बकवास लग रहा हो। अभिमन्यु ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे सेजल, तुम तो सच में अंधविश्वासी हो। यह सब पुरानी कहानियां हैं। लोग डराने के लिए ऐसी बातें बनाते हैं। सच में कोई कर्ण पिशाचिनी नहीं होती। अभिमन्यु की इस बात पर मोना ने उसे घूर कर देखा और हल्की आवाज में कहा, अभिमन्यु, कभी कभी ऐसी बातें मजाक में नहीं उड़ा देनी चाहिए। कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सच नहीं है। अभिमन्यु ने फिर मोना की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे छोड़ो मोना, तुम भी सेजल की तरह डरपोक हो गई हो क्या? यह सब कहानियां हैं और हम सब यहाँ एक मजेदार ट्रिप पर हैं, तो इसे वैसे ही लेना चाहिए। अभिमन्यु की बातें सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मुझे लगा कि उसका यह रवैया ठीक नहीं है। यह जगह किसी साधारण जंगल जैसी नहीं लग रही थी। उसके मजाक उड़ाने से माहौल में तनाव बढ़ने लगा था। सेजल ने एक गहरी सांस ली और अभिमन्यु की ओर देखा। अभिमन्यु, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। मैंने खुद कई लोगों से सुना है कि उन्होंने इस जंगल में फुसफुसाहट सुनी है। मैंने इस जगह के बारे में जितना पढ़ा है उतना तुम समझ भी नहीं सकते। अभिमन्यु फिर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और बोला, अरे सेजल, तुम तो बिल्कुल फिल्मी बन गई हो। ये सब किताबों और फिल्मों का असर है। सच कहूं तो मुझे कोई फुसफुसाहट नहीं सुनाई दे रही। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे भी कुछ महसूस होता ना। हम सब ने उसकी इस बात को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन माहौल में एक तनाव की चुप्पी छा गई। मुझे समझ आ गया कि इस जगह के बारे में अभिमन्यु को थोड़ी भी समझ नहीं थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे खुद भी एक अजीब डर महसूस हो रहा था, लेकिन उसका रवैया हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकता था। सेजल की कहानी के बाद हमारे चारों ओर का माहौल और भी भारी हो गया था। जंगल के सन्नाटे में अब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे हर पेड़ और हर झाड़ी में कोई छुपा हो जो हम पर नजर रख रहा हो। अभिमन्यु अब भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी इस हरकत से शायद हम किसी अनजान खतरे को न्योता दे रहे थे। अचानक मेरी धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में मेरा नाम धीरे से पुकारा हो, रोहित। यह आवाज इतनी हल्की थी कि शायद मैं ही उसे सुन सका। पहले मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, शायद दिमाग का खेल, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान दिया वह आवाज और साफ सुनाई देने लगी। रोहित। इस बार आवाज में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो मेरी आत्मा को छू गया। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अच्छी तरह जानता हो, मेरे अंदर के हर छुपे हुए राज को जानता हो। आवाज मेरे पिछले कुछ सालों की गलतियां और मेरे अफसोस की याद दिला रही थी। वे बातें जो मैंने कभी किसी से नहीं कही, वे भावनाएं जो मैंने कभी किसी को नहीं जताई।
ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल के अंदर झांक रहा हो और सब कुछ देख रहा हो। मैंने जल्दी से आसपास देखा, पर कोई नहीं था। अभिमन्यु, मोना, सेजल और करण सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। सेजल तो ऐसे दिख रही थी जैसे वह भी कुछ महसूस कर रही हो, लेकिन उसे शब्दों में कहने से डर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मुझसे आंखें चुरा ली। क्या उसने भी कुछ सुना था? क्या वह भी वही महसूस कर रही थी जो मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच में हो रहा था या मेरी कल्पना थी, पर यह बात पक्की थी कि मैं उस आवाज से डरने लगा था। ऐसा लगा जैसे जंगल का सन्नाटा अब मेरे हर विचार में गूंज रहा हो। मेरे मन में डर था, पर फिर भी मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। मैंने खुद को समझाया कि यह सब थकान और सेजल की कहानियों का असर है, लेकिन अब तक मुझे समझ आ चुका था कि अबद का यह जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। यह किसी डरावनी सच्चाई से भरा हुआ था, और शायद यह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि हम यहाँ आ गए थे। मेरे भीतर का डर अब गहराता जा रहा था, लेकिन अपने दोस्तों के सामने इसे जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने खुद को संभाला और जैसे तैसे सामान्य दिखने की कोशिश की। सेजल ने मेरी ओर चिंतित नजरों से देखा, मानो वह जानती थी कि मैं कुछ अजीब महसूस कर रहा हूं। वह धीरे से बोली, रोहित, सब ठीक है ना? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। मैंने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं सेजल, तुम्हारी कहानियां बस थोड़ा डरा रही हैं और कुछ नहीं। लेकिन भीतर से मैं यह जानता था कि यह कोई सामान्य डर नहीं था। मुझे वह फुसफुसाहट अब और भी परेशान करने लगी थी। मुझे लगा कि अगर मैं यह सब बोलूंगा तो शायद बाकी लोग भी डर जाएंगे। सेजल ने मेरे चेहरे को गौर से देखा, फिर उसने करण और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, शायद हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। मुझे सच में यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अभिमन्यु ने इस बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, अरे यार सेजल, अब तुम सच में डरने लगी हो। यह सिर्फ एक जंगल है और यह सारी कहानियां बस हमें डराने के लिए हैं। यहाँ कुछ नहीं है, हम आए हैं तो अब यही रुकेंगे। अभिमन्यु का यह व्यवहार मुझे चुभने लगा था, लेकिन उसके जोश को देखकर हम सब चुप हो गए। हमने सबने सोने का फैसला किया। मैं अपने टेंट में गया और कोशिश की कि सो जाऊं, लेकिन वह फुसफुसाहट, वह आवाज और भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की हर आहट, हर पेड़, हर पत्ता मुझे कुछ बताना चाह रहा हो। मेरे मन में हर पल यह सवाल उठ रहा था कि हम यहाँ क्यों आए? क्या यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह को छोड़ना कैसे संभव हो पाएगा। यह सब किसी भयानक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि यह हकीकत थी। आखिरकार मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मुझे पता था कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है और यह संगीत फुसफुसा रहा है। यह सोचते हुए मेरी आंखों में हल्की नींद आने लगी, पर एक बात साफ थी, यह रात लंबी थी और हमारे डर से भरी हुई। यह जंगल हमें शायद इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उस रात हम सब ने सोने की कोशिश की, लेकिन अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे नींद में जाने से रोक रही थी। टेंट में लेटा मैं कभी एक तरफ करवट बदलता तो कभी दूसरी तरफ, लेकिन मन में जैसे किसी अनजाने डर का साया मंडरा रहा था। जंगल का सन्नाटा भी मानो चीख चीख कर हमें यहां से जाने की चेतावनी दे रहा हो। फिर अचानक एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, हल्की, धीमी और बेहद परेशान करने वाली, जो किया वह तुम्हें भारी पड़ेगा। आवाज ठंडी और सख्त थी, जैसे मेरे भीतर की गहरी भावनाओं को बाहर खींच रही हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरी कल्पना थी, लेकिन बाहर दूसरे टेंट से भी हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। सेजल की आवाज, वह किसी चीज से परेशान होकर कुछ बड़बड़ा रही थी। अभिमन्यु भी गुस्से में किसी से बहस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है, तुम सबसे बेहतर हो? अभिमन्यु की आवाज में नाराजगी थी। ऐसा लगा जैसे कोई उससे उसके पिछले फैसलों का हिसाब मांग रहा हो। और करण, उसकी आवाज में एक बेचैनी थी, मानो वह अपने किसी अतीत की गलती का सामना कर रहा हो। हम सब एक दूसरे पर भरोसा करके आए थे, लेकिन इस जंगल ने हमें हमारी खुद की गलतियों से सामना करवा दिया था। टेंट के भीतर उस ठंडी रात में भी मुझे पसीना आ रहा था।
दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा ये आवाजें मेरे डर का जवाब दे रही हैं। ये जंगल सब जानता है, हमारे हर राज को। मैंने धीरे से बुदबुदाया, ये जंगल हमारी कहानियां जानता है। हर दोस्त का चेहरा एक अजीब डर से घिरा था, जैसे हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हुए भी कुछ छुपा रहे थे। फुसफुसाहट हो रही थी, जैसे जंगल की हर शाखा और हर पत्ता मेरी कहानी जानता हो। मैं एक अजीब बेचैनी में डूबा हुआ था कि तभी वह आवाज और करीब आई। तुमने उस दिन सच क्यों नहीं बोला? फुसफुसाहट ने मेरी छिपी गलती की याद दिला दी। एक ऐसा राज जो मैंने हमेशा छुपा कर रखा था, किसी को नहीं बताया था, ना ही दोस्तों को और ना ही खुद को। पर यह आवाज इतनी सटीक थी कि मुझे लगा जैसे मेरे हर झूठ और हर गलती को उजागर कर रही है। सालों पहले एक वक्त पर मैंने एक ऐसा कदम उठाया था जिसने किसी को गहरी चोट पहुंचाई थी। वह घटना मेरे लिए कभी कभी एक डरावने सपने की तरह होती थी और मैंने उस राज को दफन कर दिया था। आवाज फिर फुसफुसाई, तुम्हारे उस झूठ का बदला कौन लेगा रोहित? मुझे लगा जैसे मेरे अंदर का सारा दोष इस जंगल के सामने नंगा हो चुका है। मुझे अपने दोस्तों से भी कुछ कहना मुश्किल लग रहा था। यह जंगल मेरी हर बात जानता था, मेरे हर झूठ और हर छल को। आसपास देखा तो महसूस किया कि बाकी सब भी अपनी अपनी सच्चाइयों से जूझ रहे थे। सेजल का चेहरा उदास था, अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्सा था और करण का चेहरा भी परेशानी में डूबा हुआ था। हर किसी की अपनी लड़ाई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सेजल के लिए यह रात कुछ ज्यादा ही भयानक थी। उसकी संवेदनशीलता उसे और भी डराने लगी थी। मैं देख सकता था कि उसकी आंखों में डर और उदासी का साया था, मानो वह किसी गहरे घाव से गुजर रही हो। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव सब बयां कर रहे थे। उसने अचानक एक झटके से मेरी ओर देखा और बोली, क्या तुम्हें भी वह आवाजें सुनाई दे रही हैं? उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। सेजल, क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वह मुझसे उस घटना के बारे में बात कर रही है, वो जिसे मैं भूलना चाहती हूं। मैं यहां क्यों आई? इस जंगल में क्यों आई? उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। उसने एक घटना का जिक्र किया जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बचपन में उसने एक हादसा देखा था जिसने उसे गहरे तक हिला दिया था। वह घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा डर बन गई थी और उसने उस बारे में किसी को कभी नहीं बताया था, लेकिन इस जंगल ने फुसफुसा दिया। सेजल का डर देखकर मुझे भी लगने लगा कि यह जंगल हम सबके राज जानता है और शायद हम यहां सुरक्षित नहीं हैं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मेरे दिल में भी एक अजीब सा डर घर कर रहा था। यह जंगल जैसे हर किसी को उनके सबसे गहरे डर से सामना करवा रहा था। अभिमन्यु, जो हमेशा मजाक में हर चीज को टाल देता था, अब अजीब सा दिख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई हंसी मजाक नहीं था, बल्कि गुस्सा और खौफ का मिला जुला असर था। उसने एक गहरी सांस ली और टेंट के बाहर चला गया। मैं भी चुपचाप उसके पीछे गया, यह सोचकर कि शायद उसे कुछ कहना होगा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, रोहित, मुझे नहीं पता कि यह सब सच में हो रहा है या हम सब पागल हो रहे हैं, लेकिन मेरे कानों में कुछ आवाजें गूंज रही हैं। वह मुझसे कुछ पूछ रही है, मुझे किसी पुरानी घटना की याद दिला रही है, ऐसी घटना जो मैं खुद से भी छिपा कर रखता हूं। उसकी आवाज में एक अनोखा दर्द था। ऐसा पहली बार हुआ था कि अभिमन्यु जैसे शख्स ने किसी बात को गंभीरता से लिया था। मैंने धीरे धीरे उससे पूछा, क्या हुआ अभिमन्यु, किस घटना की बात कर रहे हो? उसने धीरे से बताया कि कॉलेज के दिनों में उसने एक बड़ी गलती की थी, एक ऐसी गलती जिसके चलते किसी का करियर बर्बाद हो गया था। उसने कभी किसी को यह बात नहीं बताई थी, लेकिन यह आवाज, ये उसे उस गलती की याद दिला रही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी गलती का जिम्मेदार हूं और अब यह मुझे मेरी गलती का हिसाब देने बुला रहा है। उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे वह खुद भी उन यादों से डर रहा हो। अभिमन्यु का यह चेहरा देखकर मुझे एक पल को अजीब लगा। जो इंसान हमेशा हंसते हुए चीजों को टाल देता था, आज वह इतना परेशान था कि उसके चेहरे से दर्द झलक रहा था। उसने मुझसे कहा, मैं यहां से जाना चाहता हूं रोहित। इस जंगल में सब कुछ बहुत अजीब है। अब हम सब के चेहरे पर डर का साया था।
सेजल की आंखों में आंसू थे। अभिमन्यु बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था और मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। इस जंगल ने हम सबके राज उजागर कर दिए थे और हम अब और नहीं रुकना चाहते थे। मैंने धीरे से कहा, शायद हमें यहां से निकल जाना चाहिए। ये जगह हमारे लिए नहीं है। ये जंगल हर उस चीज को बाहर ला रहा है जो हमने अपने अंदर छिपा कर रखी है। हमें अब यहां से दूर चले जाना चाहिए। सेजल ने मेरी बात पर सिर हिलाया और धीरे से बोली, ये जंगल हमें छोड़ने नहीं देगा। यहां कुछ ऐसा है जो हमें अपने चंगुल में फंसाए हुए है। लेकिन अभिमन्यु ने हमारी बातों को काटते हुए कहा, नहीं, हमें यहां से जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस जगह पर और नहीं रह सकते। मैं अब और इन आवाजों को सुन नहीं सकता। मैं इन फुसफुसाहटों से परेशान हो चुका हूं। हमने अपना सामान जल्दी से पैक करना शुरू किया और जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी दिखी, हम वहां से चलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही हमने जंगल के बाहर निकलने का रास्ता तलाशा, एक अजीब बात हुई। वह रास्ता जो हमने आते वक्त देखा था, अब कहीं नहीं था। पेड़ इतने घने हो गए थे कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा जैसे इस जंगल ने हमें अपने अंदर कैद कर लिया हो। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि यह इतना आसान नहीं होगा। अनायास ही मेरे मन में यह सवाल उठा, क्या यह जंगल सच में हमें कभी जाने देगा? क्या हम कभी इस जगह से बाहर निकल पाएंगे, या यह जंगल हमारी आखिरी मंजिल बनने वाला है? हम सब एक साथ खड़े थे, चारों तरफ का नजारा देख रहे थे। यह जंगल अब हमें और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे हमारे चारों ओर बढ़ती जा रही थी। हर कदम पर हमारे निकलने की राह और मुश्किल हो रही थी। हम यहां फंस गए हैं। सेजल की आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो फुसफुसाहटें गूंज रही थी, मानो हमारे भागने की कोशिश का मजाक उड़ा रही हों। मुझे अब महसूस होने लगा था कि इस जंगल की हर बात सच थी। यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हम सबके राज इस जंगल में खुले में आ चुके थे और शायद यही हमारी सजा थी, भटकते रहना, उन आवाजों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करना जो हमें हमारे गुनाहों का एहसास दिला रही थी। मैं और मेरे दोस्त उस घने जंगल से बाहर निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर रास्ता जैसे हमें फिर से उसी जगह पर ले आता था। यह जंगल किसी उलझे हुए जाल की तरह हमें फंसा चुका था। हर कदम बढ़ाने के साथ ही मेरे भीतर एक खौफ की लहर दौड़ रही थी। इस घने अंधेरे में हर पेड़, हर पत्ते की सरसराहट जैसे हमारी ही घबराहट को बढ़ा रही थी। हर दिशा में जाने पर वही दृश्य सामने आता, एक जैसे पेड़, एक जैसी शाखाएं और हर जगह हरे रंग की लताओं का जाल फैला हुआ। सेजल ने घबराकर कहा, रोहित, यह जंगल हमें कभी नहीं जाने देगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे उसकी आंतरिक चेतना उसे कुछ बुरा महसूस करवा रही हो। मैंने उस घबराहट को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन मेरा दिल भी अजीब तरीके से घबराया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हम किसी जादुई जाल में फंस गए हों, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमने फिर एक नया रास्ता अपनाया, लेकिन हर कदम के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट आए थे। करण, जो हमेशा साहसी था, अब चुप था। उसके चेहरे पर थकावट और चिंता की छाया साफ देखी जा सकती थी। उसने कोशिश की कि हम थोड़ी देर और आगे बढ़ें, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें वही अजीब सी घेराबंदी महसूस हुई। फिर अचानक अभिमन्यु ने चिल्लाकर कहा, यह तो पागलपन है, हम किस दिशा में जा रहे हैं? उसकी आवाज में अब गुस्सा और घबराहट दोनों थे। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद भी परेशान था। हम जिस दिशा में जा रहे थे, वह भी हमें वहीं वापस लेकर आ रही थी। जैसे इस जंगल में कोई रहस्यमयी ताकत थी जो हमें पल भर में वापस वही जगह ले आती। कुछ तो है, करण ने धीरे से कहा। यह जंगल हमें फंसा रहा है, यह हमें बाहर नहीं जाने देगा। मैं उसकी बात से सहमत था। हम जंगल की हर दिशा में बढ़ते गए और हर बार हमें वही जगह दिखाई देती थी। सेजल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हम अब तक क्यों नहीं निकल पाए? यह जंगल किसकी सजा दे रहा है? उसकी आवाज में घबराहट के साथ साथ एक सवाल था जिसे हम सब महसूस कर रहे थे, लेकिन उसे शब्दों में नहीं कह पा रहे थे। जंगल के भीतर हमें लगने लगा कि यह एक घातक खेल था
और हम सब किसी बड़े जाल का हिस्सा थे। शाम होते होते जंगल का माहौल और भी गहरा होता जा रहा था। अंधेरे में वही फुसफुसाहटें गूंजने लगीं जो अब तक मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा कर चुकी थी। वे आवाजें मेरे कानों में धीरे धीरे घुस रही थीं, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो। रोहित, तुम्हारे पास हमेशा सच बोलने का मौका था, क्यों नहीं तुमने अपनी गलती मानी? अचानक मेरे भीतर यह आवाज गूंजने लगी और मैं कांपते हुए रुक गया। यह आवाज तो मेरी थी। ये जंगल मेरे सबसे बड़े डर को मेरे सामने लाने की कोशिश कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि शायद यही हमारी सजा है, अपने अतीत की खामियों का सामना करना। वह आवाजें अब और भी तीव्र हो गई थीं, जैसे वह मेरे मस्तिष्क में गहरे तक समा गई हों। तुमने जब किसी को धोखा दिया, उस वक्त तुम्हारी आत्मा का क्या हुआ था? मुझे याद आया वो दिन जब मैंने किसी के साथ विश्वासघात किया था। खुद को बचाने के लिए मैंने सोचा था कि मैं इसे हमेशा छिपा सकता हूं, लेकिन अब यह जंगल मेरे उस पाप को मेरे सामने लाकर खड़ा कर रहा था। अब सबकी आंखों में एक गहरी घबराहट थी और हम सब समझ गए थे कि यह जंगल हमें हमारे अंदर के सबसे गहरे सच के बारे में बता रहा था। सेजल अब पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं देख सकता था कि वह भूतपूर्व दर्द और गहरे खौफ से गुजर रही थी। हमें यह समझ में आ गया कि यह जंगल हमारे अतीत की खामियों को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी ही सच्चाई से जूझने के लिए बना था। हमें अपने पापों का सामना करना था और शायद तभी इस जंगल से मुक्ति मिल सकती थी। मोना अचानक बहुत जोर से चीखी। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ी। मैंने तुमसे सच नहीं कहा, उसने रोते हुए कहा। मेरे पास एक राज था जिसे मैंने हमेशा छुपाया था। उसके शब्दों में एक गहरी पीड़ा थी, जैसे वह किसी बुरे कर्म का बोझ ढो रही हो। अभिमन्यु, जो हमेशा मोना पर भरोसा करता आया था, अब उसकी तरफ देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मोना ने कुछ छुपाया होगा। मोना ने कहा, मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया कि एक वक्त था जब मैं किसी और से प्यार करती थी। उसकी आवाज में गहरी शर्मिंदगी और पछतावा था। अभिमन्यु ने कुछ भी नहीं कहा, बस उसे घूरता रहा। मोना ने धीरे से कहा, मैंने उसे प्यार किया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मुझे इसका एहसास था, लेकिन मैंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। अब यह जंगल मुझे मेरी गलतियों का एहसास करवा रहा है। यह सुनकर अभिमन्यु स्तब्ध था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और ठंडक थी। उसने मोना से पूछा, तुमने मुझसे यह कभी क्यों नहीं कहा? मोना चुप रही। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हम सभी अब यह समझने लगे थे कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ एक भूत नहीं थी, यह हमारे अंदर की सच्चाई को उजागर करने वाली एक शक्ति थी। यह हमें हमारी गलतियों का सामना करने और उन्हें स्वीकार करने की ताकत दे रही थी। कर्ण, जो हमेशा से मजबूत और साहसी था, अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में एक अजनबी सा डर था, जैसे वह किसी नजदीकी खतरे का सामना कर रहा हो। हम सभी उसे देख रहे थे, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या महसूस कर रहा था। फिर अचानक उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैंने उसे मार डाला था। हम सब चौंक गए। कर्ण, जो हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखता था, अब इतनी गहरी शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रहा था? सेजल, जो पहले से ही डरी हुई थी, अब और भी घबराई हुई दिखी। उसने कर्ण से पूछा, क्या तुमने किसी को मार डाला था? कर्ण ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे कहा, हाँ, वह एक हादसा था। हम दोनों उस रात शराब पी रहे थे और बहुत लड़ रहे थे। मैंने उसे गुस्से में धक्का दे दिया। वह गिरा और कर्ण की आवाज कांप रही थी, जैसे वह अब भी उस घटना को महसूस कर रहा हो। वह चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने उसे मारा और उस रात के बाद से मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। अब यह जंगल मुझे उसी घटना का सामना करा रहा है। कर्ण की आवाज में गहरा पछतावा था। उसके शब्दों से महसूस हो रहा था कि उसके दिल में उस पाप का बोझ हमेशा के लिए रहेगा। हम सभी खामोश हो गए। सेजल ने धीमी आवाज में कहा, यह जंगल हमें अपनी सच्चाई से वाकिफ करा रहा है। हमें अपने पापों का सामना करना होगा, तभी हम इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। मैं भी चुप था। कर्ण का सामना अपनी सच्चाई से करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसकी माफी कभी नहीं मिल पाएगी,
लेकिन जंगल में जो अजीब सी ताकत थी वह उसे उसके गलत कर्मों से उबारने का प्रयास कर रही थी। हम सब अब घबराए हुए थे, यह सोचकर कि क्या हम इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे या फिर हमें अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह फंसी रहनी पड़ेगी। हर रात अपनी सच्चाई का सामना करना हमारे लिए भयावह था। जंगल का सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। हमें यह महसूस हो रहा था कि यह शाप सिर्फ हम पर नहीं बल्कि हमारी गलतियों पर था। इस जंगल के अंधेरे में हमें उसी सच्चाई का सामना करना था जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी छुपाकर रखते थे। हम सभी बेहद घबराए हुए और थके हुए थे, लेकिन उम्मीद अभी भी थी कि शायद मंदिर के अवशेष हमें किसी तरह का समाधान दें। घने जंगल में चलते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे हर कदम के साथ कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। मेरे चारों ओर अजीब से सन्नाटे का साम्राज्य था और वह भयानक फुसफुसाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। सेजल ने धीरे से मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मंदिर उसी दिशा में होगा। उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। उसने हमें संकेत दिया कि उसे आगे का रास्ता महसूस हो रहा है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे निर्देशित किया हो। अभिमन्यु और कर्ण अब भी असमंजस में थे, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम सब उसके इशारे पर चलने लगे। रास्ता कठिन था, लेकिन हर बार जब कोई पेड़ या झाड़ी रास्ते में आती, सेजल उसे अपने हाथों से हटाकर हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती। वह धीरे धीरे कह रही थी, हम पास आ रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। उसकी यह बात सुनकर मेरी उम्मीदें फिर से जाग उठी। मैंने अपने दिल को समझाया कि बस थोड़ी देर और, शायद इस सब का अंत जल्द ही हो जाएगा। जंगल की घनी झाड़ियों के बीच चलते हुए हमें लगा जैसे हम समय और स्थान से कट चुके हैं। एक अजीब सा डर भीतर तक घुस रहा था, लेकिन हमें एक अद्भुत दृढ़ता भी मिल रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे चारों ओर कोई और भी मौजूद है, एक साया जो हमारा पीछा कर रहा है। मेरे अंदर डर बढ़ रहा था, लेकिन मैं इस समय अपने दोस्तों के सामने डर नहीं दिखा सकता था। कुछ और देर तक चलते रहने के बाद हमें जमीन पर पड़े कुछ पुराने पत्थरों का ढेर दिखा। सेजल की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। उसने धीरे से कहा, यह मंदिर के अवशेष हो सकते हैं। हम मंदिर के अवशेषों के करीब पहुंचे ही थे कि मेरे कानों में फिर से वह फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार यह सिर्फ मेरे नाम से ज्यादा थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा। फिर मेरे आसपास की हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। सेजल भी अचानक सहम गई। उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, रोहित, तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उस ठंडक और डर ने मुझे कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा था। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, मुझे एक हल्की सी आकृति दिखी, एक छाया जो हमारे सामने खड़ी थी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और हमें एक दिशा की ओर इशारा किया, मानो वह हमें मंदिर के सही स्थान पर ले जाना चाहती हो। ये वही कर्ण पिशाचिनी हो सकती थी जिसके बारे में सेजल ने हमें बताया था। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और घृणा का मिश्रण था। सेजल ने धीरे से कहा, शायद यह हमें चेतावनी दे रही है। उस छाया की ओर देखकर मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ, जैसे वह हमें यहाँ से दूर रहने का संकेत दे रही हो। लेकिन उसी के साथ उसमें एक अदृश्य खिंचाव भी था, जैसे वह हमें अपने करीब बुला रही हो। सेजल की आवाज में डर था, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय उस डर पर भारी पड़ रहा था। उसने उस छाया को धन्यवाद दिया और उसने हमें एक बार फिर उस दिशा में आगे बढ़ने का संकेत किया। हम सब अब उस छाया की ओर से मिले संकेत के साथ मंदिर के अवशेषों की ओर बढ़ने लगे। मैं यह सोच रहा था कि क्या यह छाया हमारी मदद करने के लिए थी या फिर किसी और खतरनाक जाल का हिस्सा थी। अंततः हम मंदिर के अवशेषों तक पहुंच गए। वहां का माहौल बहुत भयानक था। यह जगह कई वर्षों से वीरान थी और यहाँ की हर चीज में एक अजीब सा डर समोना हुआ था। सेजल ने धीमी आवाज में मंदिर के इतिहास के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, कर्ण पिशाचिनी कभी एक आम इंसान थी। उसे किसी ने धोखे से मारा और इस मंदिर में उसका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। उस पर एक श्राप लग गया था और तब से उसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही है। सेजल की बातों में एक अजीब सा सच था,
जो मेरे मन को हिला रहा था। यह मंदिर किसी की पूजा के लिए नहीं, बल्कि आत्माओं को बंधक बनाने के लिए बनाया गया था। उसे यहाँ हमेशा के लिए फंसा दिया गया और अब वह अपनी मुक्ति के लिए यहाँ आने वालों को उनके पापों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। उसके यह कहने के बाद मेरे मन में डर और गहरा हो गया। हमें महसूस हो रहा था कि इस जगह की ऊर्जा में एक अजीब सी अशांति थी, जैसे कि यहाँ की हवा में क्रोध और घृणा समाई हो। मैंने गहरी सांस ली और अपने डर को दबाने की कोशिश की। सेजल ने आगे कहा, हमें शायद यहाँ उसे शांति देनी होगी, तभी हम इस श्राप से बच सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। हमें अपने पापों को उसके सामने कबूल करना होगा। उसके इस प्रस्ताव ने मुझे और भी गहरे डर में डाल दिया। क्या मैं अपने अतीत के गहरे रहस्यों को कबूल करने के लिए तैयार था? लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यह जानते हुए कि केवल हमारे सच्चे कबूलनामे ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते थे, हमने तैयारी करनी शुरू कर दी। मंदिर के अवशेषों में खड़े होकर सेजल ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, हमारे पास केवल एक ही रास्ता है। हमें अपनी सबसे गहरी गलतियों को स्वीकार करना होगा, उसे अपनी सच्चाई बतानी होगी। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। उसकी आंखों में डर के साथ दृढ़ निश्चय भी झलक रहा था। मुझे एक भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे मेरे अंदर कोई ऐसा बोझ था जिसे मैंने अब तक किसी से नहीं कहा था। सेजल ने धीरे से सबको समझाया कि इस प्रक्रिया में हमें अपने पापों को कबूल करना है और उन्हें कर्ण पिशाचिनी के सामने रख देना है। सभी एक एक करके मंदिर के खंडहर के बीच स्थित एक बड़े पत्थर के पास बैठ गए। पत्थर के चारों ओर कुछ अजीब तरह की लाल रेखाएं खींची हुई थीं, जो शायद कभी किसी पुराने अनुष्ठान का हिस्सा रही होंगी। सेजल ने कहा कि हमें इस पत्थर के चारों ओर घेरा बनाना है और अपने पापों को एक एक कर कबूल करना है। मुझे पहले बोलने के लिए कहा गया और मेरे अंदर का डर और भी बढ़ गया। मैंने अपने दिल की गहराई में छिपे एक पुराने गुनाह को याद किया, एक ऐसा गुनाह जिसे मैं हमेशा खुद से भी छिपा रहा हूं। मेरे होंठ सूख गए थे और गला जैसे बंद हो गया था, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि यहां से बचने का यही एकमात्र रास्ता था। जैसे ही यह समझ आया कि इस कुर्बानी के बिना हमारा यहां से बाहर निकलना नामुमकिन है, मैंने अपने अतीत का एक गहरा राज उजागर करने का फैसला किया। मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि कैसे मैंने अपने एक पुराने दोस्त के साथ विश्वासघात किया था। मेरी बात खत्म होते ही मंदिर के आसपास की हवा जैसे अचानक ठंडी हो गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी बात को सुना हो और मेरे गुनाह की गवाही दे दी हो। मैंने देखा कि बाकी सभी के चेहरों पर भी वही डर और बेचैनी थी। मेरे कबूलनामे के बाद बाकी सभी ने भी अपने अपने गुनाहों का इजहार करना शुरू किया। अभिमन्युआ ने अपने माता पिता को धोखा देने का जिक्र किया। करण ने एक घटना का जिक्र किया जब उसने अपने भाई के साथ अन्याय किया था। मोना ने भी एक गहरे राज्य का खुलासा किया जिसने उसकी दोस्ती को ठेस पहुंचाई थी। एक एक कर सबने अपने बोझ को हल्का किया और अपने अतीत का सामना किया, लेकिन हर किसी की बातों के बाद भी जंगल की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे कबूलनामे के बावजूद भी कोई राहत महसूस नहीं हो रही थी। कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट फिर शुरू हो गई और इस बार यह पहले से भी ज्यादा तीखी और डरावनी थी। मुझे एहसास हुआ कि हमारे इस कबूलनामे के बावजूद शायद हमने कुछ और ही गलत कर दिया है। सेजल ने धीरे से कहा, शायद हमने किसी महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज किया है। हो सकता है केवल कबूलनामे से ही काम न बने। अचानक मुझे अपने पीछे एक हलचल महसूस हुई। जब मैंने पलट कर देखा तो एक धुंधली आकृति मेरे सामने थी। वह वही कर्ण पिशाचिनी थी जिसने हमें पहले मंदिर के रास्ते में रास्ता दिखाया था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले से भी अधिक गुस्सा था। सेजल ने धीरे से कहा, हमारे पास शायद समय कम है। हो सकता है हमें कुछ और बड़ा त्याग करना होगा। उसकी यह बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। मुझे समझ में आ गया था कि केवल अपने पापों का इजहार करना शायद काफी नहीं था। हमें कुछ और बलिदान देना होगा, कुछ ऐसा जो हमारे अस्तित्व का हिस्सा हो। कर्ण पिशाचिनी की आंखों में एक अनकही मांग थी, जैसे वह किसी और बड़ी कुर्बानी की राह देख रही थी।
हम सभी के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या हमारे पास इस भयानक स्थिति से निकलने का कोई और रास्ता बचा था या नहीं। लेकिन समय बीतता जा रहा था और वह भयानक फुसफुसाहट की सच्चाई और गहराई में डूब रही थी। तभी सेजल को अचानक कुछ याद आया। उसने एक पुरानी कहानी का जिक्र किया जो उसकी दादी ने उसे सुनाई थी। उसकी आवाज में भय के साथ साथ दृढ़ता भी थी, जैसे वह किसी गहरे राज्य को हमारे सामने ला रही हो। उसने कहा, दादी ने एक बार कहा था कि कर्ण पिशाचिनी को तभी शांति मिलेगी जब कोई अपनी आत्मा को उसकी मर्जी से अर्पित करेगा। सेजल की यह बात सुनकर मेरे अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। क्या सच में हमें आत्मा का बलिदान देना होगा? मुझे इस ख्याल से ही डर लग रहा था। सेजल ने हमें समझाया कि कर्ण पिशाचिनी को बस एक कुर्बानी की दरकार है और वह कुर्बानी किसी को अपनी पूरी मर्जी से बिना किसी डर के देनी होगी। उसके बिना वह आत्मा उसे शांति नहीं दे पाएगी। सेजल ने हम सब की ओर गंभीरता से देखा। हम में से कोई अगर अपनी आत्मा का बलिदान दे तो शायद कर्ण पिशाचिनी हमें छोड़ दे। इस जंगल की खामोशी को सिर्फ एक सच्चा बलिदान तोड़ सकता है। सेजल की यह बात सुनते ही मैं एकदम खामोश हो गया। मेरे दिमाग में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। क्या सच में हम में से किसी को अपने प्राणों की कुर्बानी देनी होगी? कौन यह कदम उठाएगा? हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं था और कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट और गहरी होती जा रही थी। जैसे ही सेजल ने बलिदान की बात कही, हम सबके बीच एक अजीब सी खामोशी पसर गई। अभिमन्युआ ने अचानक अपनी भड़ास निकाली और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रोहित। अगर तुमने इस बेवकूफ़ी भरी ट्रिप का प्लान नहीं बनाया होता तो हम इस भयानक स्थिति में नहीं फंसते। उसके आरोप ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं समझ सकता था कि वह डर और तनाव के कारण ऐसा बोल रही थी, लेकिन उसके शब्द मेरे अंदर की उलझन को और बढ़ा रहे थे। उसने मुझ पर सब कुछ डाल दिया और कहा कि इस स्थिति से बाहर निकलने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके ताने सुनकर मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने जवाब दिया, तुम खुद इस जंगल में आना चाहते थे, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। हमारे बीच अचानक बहस छिड़ गई और हमारी आवाजें ऊंची होने लगीं। सबके मन में छिपा डर और गुस्सा अब एक दूसरे पर निकल रहा था। सेजल ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्युआ और मैं दोनों ही अपने अपने आरोप लगाने में लगे रहे। ऐसा लग रहा था कि कर्ण पिशाचिनी हमारी दोस्ती को भी धीरे धीरे खत्म कर रही थी। हम सबके बीच तनाव और बढ़ता जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह जंगल हमारे बीच की सारी अच्छाई को सोख रहा हो और हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा हो। इस डर और आरोप प्रत्यारोप के बीच मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। हमारी बहस के बीच अचानक सेजल ने एक गहरी सांस ली और हमारी तरफ देखकर बोली, अगर इस सब से बाहर निकलने के लिए बलिदान की जरूरत है तो मैं तैयार हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी, जैसे उसने इस फैसले को पहले ही मान लिया हो। सेजल की बात सुनते ही सब चुप हो गए। उसकी इस घोषणा ने हमें हिलाकर रख दिया। मैंने तुरंत उसकी ओर देखा। मेरे अंदर का डर और बेचैनी बढ़ रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, सेजल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यह सही नहीं है। इस जंगल में फंसे रहना जितना खतरनाक है, लेकिन तुम्हें खो देने का डर उससे कहीं ज्यादा भयानक है। सेजल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, रोहित, इस जंगल की आत्मा मेरे करीब महसूस होती है। यह महसूस होता है जैसे यह फुसफुसाना मुझसे कुछ कह रहा हो। शायद मेरा बलिदान इसे शांत कर सकेगा। उसकी बातों में एक आत्मविश्वास था, मानो उसे यकीन हो कि यह उसका ही भाग्य है। अभिमन्युआ और मोना भी उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन सेजल ने सबको शांत कर दिया। उसने हम सबको समझाया कि यह आत्मा उसकी आत्मा से किसी अनजाने तरीके से जुड़ी हुई है। उसे महसूस हो रहा था कि यही वह बलिदान है जो कर्ण पिशाचिनी को चाहिए। उसने हमें समझाया कि एक आत्मा का बलिदान ही इस डरावने जंगल की शांति लौटा सकता है और हमें इस भयानक स्थिति से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मैं उसके इस फैसले से सहमत नहीं था। मेरे अंदर एक बेचैनी सी भरने लगी थी। उसके बलिदान की बात मेरे दिल में एक डर पैदा कर रही थी। मेरे अंदर हलचल मचने लगी कि अगर मैंने उसे खो दिया
तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने मन ही मन ठान लिया कि उसे कुर्बानी देने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उसे किसी भी तरह से इस जंगल से सही सलामत निकालना था। सेजल का यह बलिदान देने का फैसला मुझे अंदर तक झकझोर गया था। उसके इस कदम को रोकने का एक ही रास्ता मुझे सूझा, किसी तरह कर्ण पिशाचिनी को धोखा देना। अगर हम इस बलिदान को नाटक के रूप में प्रस्तुत करें और उसे विश्वास दिलाएं कि हमने उसकी मांग पूरी कर दी है, तो शायद हम इससे छुटकारा पा सकें। यह विचार मेरे मन में आते ही मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने यह योजना सेजल और बाकी सबके सामने रखी। मैंने उनसे कहा, हम एक नकली बलिदान करेंगे। अगर हम इसे सही तरीके से निभा सके तो शायद कर्ण पिशाचिनी को लगे कि उसकी मांग पूरी हो चुकी है। मेरे इस विचार पर सबने ध्यान से सुना और किसी तरह एक सहमति बन गई। हम सबने मिलकर इस नकली बलिदान की योजना बनाई। सेजल इसके लिए तैयार हो गई। हमने मंदिर के टूटे हुए हिस्से के पास कुछ औपचारिकता की चीजें जुटाई और एक छोटी सी वेदी बनाई जिस पर सेजल का बलिदान देने का नाटक किया जाएगा। सेजल ने इस योजना को निभाने के लिए हिम्मत जुटाई, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर डर की छाया साफ दिखाई दे रही थी। हम सब ने अपने अपने हिस्से की भूमिका निभाने की तैयारी की। मेरे दिल में यह डर भी था कि अगर यह योजना असफल हो गई तो सेजल को सच में बलिदान देना पड़ सकता है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें इस आखिरी योजना पर ही भरोसा था। जैसे ही हमने यह नकली बलिदान शुरू किया, अचानक जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चारों ओर अंधेरा घना होने लगा और हवा में ठंड बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि कर्ण पिशाचिनी हमारे इस नाटक को भांपने की कोशिश कर रही हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर डर को आने नहीं दिया। इस समय हमारा पूरा ध्यान इस नकली बलिदान को सच्चा दिखाने में लगा था। जैसे ही सेजल ने वेदी पर झुककर अपने आखिरी शब्द कहे, कर्ण पिशाचिनी की धुंधली छवि हमारे सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में एक गुस्सा था, मानो वह हमारे इरादों को भांप गई हो। मुझे लगा कि शायद हमने उसे धोखा देने में असफल रहे। जैसे ही नकली बलिदान समाप्त हुआ, अचानक जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मेरी सांसें थम सी गईं। चारों तरफ से अंधेरा हम पर जैसे हावी हो गया था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका हमारी ओर आया। तभी मैंने उसे देखा, कर्ण पिशाचिनी। वह हमारे सामने धुंधली सी दिखाई देने लगी। उसकी काली गहरी आंखें जैसे हमारी आत्माओं को छेद रही थीं और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक सी शिकन थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी घुटन थी। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी का अजीब सा मिश्रण था, मानो हमसे अपने दर्द का हिसाब मांग रही हो। उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि हमारे पैरों ने जैसे हरकत करना छोड़ दिया। हमने जितनी भी कोशिश की उसे शांत करने की, वह बेकार ही साबित हो रही थी। ऐसा लगने लगा कि वह हमारी चाल को भांप गई थी। मैं समझ गया था कि अब उसे हमारे इरादों का पूरा अंदाजा हो गया है और इस बार वह कुछ कम नहीं मानेगी। उसने अपना हाथ उठाया और हमारे बीच की दूरी जैसे घोल दी। उसने हमसे बलिदान की मांग की और उसकी आवाज हर एक शब्द के साथ घातक होती जा रही थी। मुझे इस वक्त अपनी जिंदगी का अंत नजदीक महसूस होने लगा था। मेरे अंदर का डर बढ़ता जा रहा था और मैंने महसूस किया कि अब इस प्रेत से बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर बलिदान देना ही आखिरी विकल्प है तो वह मैं ही हूं। मेरे अंदर की हिम्मत जागी। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए सबकी तरफ देखा। सेजल की आंखों में डर और दर्द था। मेरे दिल में सेजल के लिए जो प्यार था वह उस क्षण मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। मैंने सेजल की तरफ देखा और उससे कहा, सेजल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। शायद यही आखिरी मौका है। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और इसी प्यार में ही मेरी जिंदगी का असली अर्थ है। अगर मेरा बलिदान इस आत्मा को शांत कर सकता है तो मैं इसे खुशी खुशी दूंगा। सेजल की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाया और धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वह मुझे रोकना चाहती थी, पर मैं समझ गया था कि इस प्रेत को एक असली और सच्चा बलिदान ही चाहिए था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए उसे आश्वासन दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे किसी भी रूप में रहूं। उस क्षण में
मैंने अपना हाथ कर्ण पिशाचिनी की ओर बढ़ाया और आंखें बंद कर ली। मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा का हर एक अंश उससे मिल रहा है और मेरे अंदर का डर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कर्ण पिशाचिनी ने मेरे इस बलिदान को स्वीकार किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति छा गई। उसने धीरे धीरे मेरी आत्मा को खुद में समेट लिया और मेरे चारों ओर एक अजीब सा सुकून फैल गया। मेरे इस कदम के बाद कर्ण पिशाचिनी का चेहरा बदलने लगा। उसकी गुस्से में भरी हुई आंखें अचानक नरम हो गईं। उसने अपने हाथ धीरे से नीचे कर लिए और एक ठंडी हवा का झोंका मेरी आत्मा को जैसे खुद में समेटते हुए मुझे शांति की ओर ले जाने लगा। मुझे एहसास हुआ कि उसने मेरा बलिदान स्वीकार कर लिया है और उसकी पीड़ा अब समाप्त होने वाली है। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह धीरे धीरे धुंध में घुलती जा रही है। उसके चेहरे पर एक शांति का भाव था, जैसे कि वह मुझे धन्यवाद दे रही हो। जैसे जैसे वह धुंध में समाती गई, जंगल का अंधेरा भी धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी उपस्थिति ने जंगल को लंबे समय से जकड़ा हुआ था और अब उसकी मुक्ति के साथ जंगल भी शांत हो रहा था। सेजल और बाकी लोग मुझे घबराई नजरों से देख रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। मुझे लगा कि मेरा प्यार सेजल के लिए और मेरा बलिदान इस जंगल को हमेशा के लिए शांति प्रदान कर सकता है। जैसे ही कर्ण पिशाचिनी पूरी तरह से अदृश्य हो गई, जंगल में एक नई सुबह का आगमन हो गया। हरियाली और पक्षियों की आवाजों ने जैसे इस जगह की डरावनी छाया को हटा दिया। हम सब बहुत समय से वहीं जड़ होकर खड़े रहे, मानो किसी सपने में हों। लेकिन जल्द ही मुझे महसूस हुआ कि मैं अब पूरी तरह से रोहित नहीं हूं। कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति अब खत्म हो चुकी थी, परंतु मेरा खुद का अस्तित्व भी उसी में खो गया था। लेकिन इस बलिदान से मुझे सुकून था कि मेरे दोस्तों की जान अब सुरक्षित थी। सेजल और बाकी दोस्तों ने जैसे ही देखा कि सब कुछ सामान्य हो रहा है, उनके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। मेरे दिल में एक तरह की संतुष्टि थी कि मैंने अपने प्यार और अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए वह किया जो सही था। मैंने महसूस किया कि अब हमारी मुक्ति संभव हो चुकी थी। सेजल ने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू खुशी के थे, न कि दुख के। हमने जल्द ही वहां से वापस निकलने का फैसला किया। जिस रास्ते से हम पहले भटक रहे थे, वह अब हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ऐसा लगा जैसे जंगल ने खुद हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया हो। यह सब देखकर मुझे यकीन हुआ कि जंगल अब हमें जकड़े हुए नहीं था और कर्ण पिशाचिनी का गुस्सा अब शांत हो चुका था। कुछ दिनों बाद सभी वापस गुजरात लौट चुके थे। मेरे दोस्तों के चेहरों पर एक सुकून और एक गहरी समझ की झलक थी। उस अनुभव ने हमारे जीवन में स्थायी छाप छोड़ दी थी। सेजल ने मुझे उस दिन के बाद बहुत याद किया। उसने कई बार मेरे साथ बिताए पलों को याद कर आंखों में आंसू भर लिए। मैं जानता था कि मेरा बलिदान उसके दिल पर हमेशा एक गहरा असर छोड़ेगा। कुछ महीनों बाद सेजल हर साल एक फूल लेकर अवध के उस जंगल के किनारे पर आती थी। उसने इसे मेरी याद में एक परंपरा बना लिया था। मेरे जाने के बाद उसे मेरे प्यार का एहसास और गहरा हो गया था। उसने अपने जीवन को फिर से नई उम्मीदों के साथ शुरू किया, परंतु वह मेरी यादों को कभी भूली नहीं। अब हर साल जब वह उस जगह फूल छोड़ने जाती, तो उसे अक्सर मेरे प्यार भरे शब्द हवा में फुसफुसाते सुनाई देते। मुझे लगता है कि मेरी आत्मा उसकी यादों में अभी भी कहीं मौजूद थी। जब भी वह अकेली होती तो उसे मेरी आवाज सुनाई देती, जो उससे कहती, हिम्मत और हौसले से अपने जीवन को जीती रहो। मेरे दोस्तों ने भी इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखा। अभिमन्यु ने अपने रिश्तों को अधिक संजीदगी से निभाना शुरू कर दिया था। मोना और करण भी इस घटना को कभी नहीं भूले। भले ही मेरी आत्मा अब उनके साथ न थी, पर मैं जानता था कि मेरे बलिदान ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। ये कहानी मेरे लिए एक यात्रा थी और मेरे दोस्तों के लिए एक सबक कि जीवन में हर चीज को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।